हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वान डेर वाल फोर्सेस। ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। तो इससे पहले 2 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार वो दोनों लेक्चर ज़रूर देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वान डेर वाल फोर्सेस। देखिए, वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में बात करें कि क्या है वान डेर वाल फोर्सेस। तो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स यानी अणु या उसके पार्टिकल्स या कण, ठीक है, जब बहुत पास आ जाते हैं, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अणु क्या होंगे, बहुत पास आ जाएंगे, तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, एक आकर्षण बल। ठीक है, क्या काम करने लगेगा? एक आकर्षण बल करने लगेगा। जब क्या होंगे, किसी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्या होगा, बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल कार्य करने लगेगा, जिसे हम नाम देते हैं वान डेर वाल फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस एंड डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, 3 नाम देते हैं: वान डेर वाल फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस एंड डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या होता है कि ये जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं, अगर हमारा सब्सटेंस सॉलिड है तो उसमें ये फोर्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, सॉलिड के अंदर ये जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। वीक किस में होगा? वीकर होगा गैसियस में। सॉलिड सब्सटेंस में जो वान डेर वाल फोर्सेस होता है वो स्ट्रांगर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड का स्ट्रांगर होगा एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट। यानी जो सबसे वीक वान डेर वाल फोर्सेस होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, और सबसे स्ट्रांगर किस में होगा? सॉलिड वाले में होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये जो वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होते हैं। ध्यान देना है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होते हैं ये फोर्सेस। और ये शॉर्ट रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब, अगर मॉलिक्यूल्स 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इतने आस पास आ गए, इस रेंज के पास आ गए, 10⁻⁻7 ऑर्डर के, ठीक है, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कोटि के आसपास हैं, अगर इतने आसपास हैं तभी ये फोर्सेस काम करेंगे। इनसे अगर हायर डिस्टेंस पे लेके चले जाएं मॉलिक्यूल्स को, तो ये फोर्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो वान डेर वाल फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, बहुत कम दूरी पे काम करते हैं। कितनी दूरी तक? अप टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सॉलिड में स्ट्रांगर होते हैं एंड गैसियस स्टेट में सबसे वीक होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन था। अब क्या लिखेंगे डिफिनीशन में? लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन दे आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। सफिशिएंटली क्लोज क्यों लिखा? क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है, पास आएंगे तभी वर्क करेगा। आर नोन एज वान डेर वाल फोर्सेस, आर कोहेसिव फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या हो गया कि जब एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल बहुत पास होंगे तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वान डेर वाल फोर्सेस बोलते हैं, या कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, या डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वही आप लिख लीजिए कि जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाते हैं तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वान डेर वाल फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड होते हैं एंड वीकर इन गैसियस स्टेट होते हैं। दूसरी चीज़, इसके पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से वीकर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीकर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स अप टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो ये 3 टाइप के इंटरेक्शन से ओरिजिनेट होते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। 3 टाइप के इंटरेक्शन से ये ओरिजिनेट होते हैं। अब वो 3 टाइप्स क्या क्या हैं, बारी बारी से को देखते हैं। पहला हमारा इंटरेक्शन टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल परमानेंट पोलर हैं। क्या है? परमानेंटली पोलर हैं, मतलब डाइपोल के फॉर्म में। डाइपोल मतलब क्या होता है कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज सेम हो और एक स्मॉल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, जैसे +Q एंड -Q,
डिस्टेंस बहुत क्या होनी चाहिए, स्मॉल, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस तो छोटा होता ही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स इतना छोटा दिख नहीं रहा तो उसमें डिस्टेंस तो और भी छोटा हो गया। चलिए, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो जब हमारा मॉलिक्यूल या एटम जो होगा वो परमानेंटली डाइपोल फॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमानेंटली डाइपोल होना चाहिए। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो परमानेंट डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं, उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उनके बीच की जो इंटरेक्शन है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी सच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन लिक्विड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर। इस टाइप का जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इस टाइप का जो फोर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे लिक्विड्स में हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर। यानी वो लिक्विड जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो क्या है, पोलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसमें वो पार्टिकल्स की जगह पे मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है, परमानेंट पोलर है, डाइपोल के रूप में, मतलब मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ निगेटिव एंड, इस तरह से डाइपोल है। तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो इंटरेक्शन वर्क कर रहा है, दोनों के बीच जो अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, यही है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इसी इंटरेक्शन की वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखा, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम्पल वाइज आप HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, NH3 SO2 etc। ये सभी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही वर्क करेगा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी क्या है, न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल क्या कि इस पे नेट कोई चार्ज नहीं, देखो HCl पे भी कोई नेट चार्ज नहीं है, HNO3 पे भी कोई नेट चार्ज नहीं है, H2O पर भी कोई नेट चार्ज नहीं है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखा है तो उसमें फार्मल चार्ज बताया गया है, तो मॉलिकुलर फार्मल चार्ज इन सब का क्या आएगा, जीरो आएगा। डिफरेंट एटम पे हम कैलकुलेट करें तो आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पे निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल हैं, इसके बावजूद इनके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में पढ़ा निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ में कुछ उतना डीपली नहीं जाना है, बस याद रखें डाइपोल मॉलिक्यूल है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हैं, लेकिन पोलर होने की वजह से इनके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यानी एक परमानेंट डाइपोल है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ये फिगर ड्रा कर देंगे इस तरह से कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये फिगर ड्रा कर देंगे, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में यही लिखना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें एक फार्मूला भी हम लोग नोट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, यानी दो डाइपोल के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ जो डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला होगा, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, इसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू 2 म्यू रेज पावर 4, म्यू पर पावर 4 कर दीजिए, अपॉन 2 के टी आर रेज पावर 6, और यहाँ पे निगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एनर्जी निगेटिव। यहाँ पर अब एक एक टर्म को लिख लें, क्या है टर्म। तो यहाँ पर जो म्यू है वो डाइपोल मोमेंट है, उसी के पास लिखिएगा। म्यू क्या है, म्यू इज डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड बच गया R। R इज इंटर मालिकुलर डिस्टेंस, मालिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के इंटरेक्शन पर। नेक्स्ट टाइप का हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें क्या होगा कि जो हमारा सब्सटेंस होगा, एक सब्सटेंस ऐसा जिसका मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल है। क्या है? परमानेंट डाइपोल है। तो जब ऐसा मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आएगा, क्लोज आएगा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाएगा। कैसे? कि जो पोलर होगा, पोलर का पॉजिटिव वाला एंड, जैसे मान लिया ये पोलर है, निगेटिव पॉजिटिव, एक ये क्या है, डाइपोल है हमारा, ये पोलर मॉलिक्यूल है, दैट इज डाइपोल। अब दूसरा मॉलिक्यूल या एटम जो कि क्या है, न्यूट्रल सॉरी नॉन पोलर है, इसमें क्या है, प्लस एंड माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस। तो क्या होगा कि इसका जो ये पॉजिटिव इंड है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से जो ये एटम होगा, ये क्या होगा, इसकी ये थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, यानी डाइपोल के फॉर्म में हो जाएगा। अब वो जो डाइपोल होगा वो परमानेंट नहीं है, वो इस डाइपोल के प्रेजेंस की वजह से, डाइपोल के पास आने की वजह से बना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो चलिए इस तरह का इसके साथ हो जाएगा। ये तो हमारा परमानेंट डाइपोल है, निगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा पोलराइज हो गया इस तरह से, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गए और प्लस इधर चला गया। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, और इस इंटरेक्शन को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, उसको हम बोलेंगे डीबाई फोर्स। क्या बोलेंगे? डीबाई फोर्स, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इस थ्योरी में? व्हेन द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट अप्रोच टुवर्ड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, वह किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास अप्रोच करता है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अप्रोच करता है, उसके पास जाता है। देयर मतलब उसका पॉजिटिव पोल्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसका जो पॉजिटिव पोल है वो क्या करेगा, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हेंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बिकम पोलराइज्ड, इसलिए जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू हैव इंड्यूस्ड डाइपोल्स, तो अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल जो पोलराइज हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। Such molecules are said to have induced dipole. The interaction between polar and induced polar molecule is called dipole induced dipole interaction और डी बाई फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डी बाई फोर्स भी बोलते हैं। क्या हो गया, जब एक परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है किसी न्यूट्रल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अप्रोच करता है, तो जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पॉजिटिव इंड के द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, यानी पोलराइज हो जाता है। और जैसे ही पोलराइज होगा वो इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा, और एक परमानेंट पहले से डाइपोल है, तो ये डाइपोल है और ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब दोनों के बीच इंटरेक्शन काम करने लगा, इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो जैसे हमारा HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आर्गन ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आर्गन के मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच जो ये फोर्स लगेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसी टाइप का होता है ये, क्योंकि HCl क्या है, पोलर है, और Ar क्या है, न्यूट्रल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन क्या है, तीसरा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है कि एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब एक समय पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो होगा हमारा होगा डाइपोल के फॉर्म में हो जाता हो, डाइपोल का फॉर्मेशन कर ले रहा हो एक समय के लिए, क्षण के लिए, हर समय नहीं, एक समय के लिए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, मोशन में कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो इस घूमने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं रहता है, हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, वो क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग फ्लक्चुएट करेगा, कहीं पे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड हेंस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फ्लक्चुएट्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लगातार मोशन में होते हैं, इस वजह से जो मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लक्चुएट होता है, और इस तरह से जो मॉलिक्यूल होगा वह क्या होगा, मोमेंटरली पोलर बन जाता है, यानी किसी एक मोमेंट पर पोलर के फॉर्म हो जाता है, एंड कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी किसी किसी मोमेंट पर पोलर जैसा बिहेव कर देता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थिर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। अब जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया तो जो निगेटिव साइड होगा आप उस इंस्टेंटेनियस डाइपोल का, वो क्या करेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना वो क्या करेगा, उस इंस्टेंटेनियस डाइपोल का निगेटिव साइड जो होगा या निगेटिव इंड जो होगा वो दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर देगा। मतलब इसको अगर ड्रा करके दिखाएं तो इस तरह से कि चलें, एक हमारा क्या था पहले पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, इस वजह से ये किसी मोमेंट पर एक डाइपोल का फॉर्म ले लेगा, परमानेंट डाइपोल नहीं है, किसी एक मोमेंट के लिए होगा, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बीच में हमारा ये क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को, दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को जब ये अप्रोच करेगा तो क्या होगा, इसका जो ये निगेटिव इंड है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अब वो पोलराइज हो जाएगा इस तरह से, इसका निगेटिव इधर शिफ्ट हो गया, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये इस तरह से है, इसका निगेटिव इधर है, ये पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह का हो गया। तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा, ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये क्या है, ये तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आ गया। चलिए अब थ्योरी पे आते हैं, क्या थ्योरी लिखा हमने, द नेगेटिव साइड ऑफ द इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एडजेसेंट मॉलिक्यूल, अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है, कौन, निगेटिव साइड, किसका, इंस्टेंटेनियस डाइपोल का। हेंस बिकम्स पोलर, इसलिए जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, पास वाला मॉलिक्यूल है, वो भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब क्या बन जाएगा, वो इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा।
नाउ द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दीज अट्रैक्शंस आर कॉल्ड लंदन फोर्स, भी इसको बोल नाम देते हैं। क्या करते हैं, लंदन फोर्स भी नाम देते हैं, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का जो फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, ये हर टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में काम करेगा, चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, क्योंकि यहाँ इसमें पोलैरिटी से कोई मतलब था नहीं। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस चक्कर घूमने की वजह से वो पोलराइज हो गया किसी मोमेंट पर। तो ये इस टाइप का जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है, ये सभी मॉलिक्यूल्स और एटम में काम करता है, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर ये डायग्राम बना लेंगे इसके आगे। चलिए, और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, इसमें एनर्जी की बात कर सकते हैं यहाँ भी, कि इसमें जो हमारी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जिसको हम लोग लंदन एनर्जी बोल सकते हैं। तो लंदन एनर्जी EL इज इक्वल टू होता है -3/4 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई R⁻⁶। अब एक एक टर्म को नोट कर लीजिए, कौन सा टर्म क्या है यहाँ पर। EL इज लंदन एनर्जी, अल्फ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा देखेंगे, फिर क्या है आई है एंड आर है, यही तीन चीज़ें हैं, तीनों को नोट करना है। आर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो पीछे भी था, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अल्फा क्या है पर, अल्फा को बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। और आई क्या है, आई यहाँ पर है आयोनाइजेशन एनर्जी, आई इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इतना आपको तीनों इंटरेक्शन में लिख देना है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के पॉइंट पे चर्चा करते हैं। चलिए, जो हमारा लंदन फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अब। तो लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड बेसिकली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी 2 फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। पहला है साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, यानी एटम का जो साइज है या मॉलिक्यूल है वो भी इफेक्ट करता है। और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी इस फोर्स को इफेक्ट डालती है, इस फोर्स पर इफेक्ट डालती है। देखें, जितना हमारा जो एटम या मॉलिक्यूल होगा जितना बड़ा होगा, जितना लार्ज साइज़ का होगा, वहाँ पर लंदन फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो ईजिली पोलराइज हो जाएगा, ईजिली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। इस वजह से जब पोलराइजेशन जल्दी होगा, आसानी से होगा, तो लंदन फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा। तो क्या होगा, लार्ज साइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर easily polarized, hence London force is high between large atoms or molecules। लार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच जो लंदन फोर्स होता है वो हाई होता है, ग्रेटर होता है। क्यों, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स में, लार्ज एटम्स में लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनका पोलराइजेशन ईजिली हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, अब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिपेंड करेगा, अगर मॉलिक्यूल्स के पास ऐसी ज्योमेट्री है जैसे थिन ज्योमेट्री, थिन और लंबी स्ट्रक्चर उसके पास हो, पतला और लंबा स्ट्रक्चर हो, थिन एंड लार्ज स्ट्रक्चर हो, जिससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे लंदन फोर्स या कोई भी इंटरेक्शन हो उसको काम करने के लिए जो साइड्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल का उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क करेगा, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क करेगा। यानी लंदन फोर्स उन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगा जिसके पास ग्रेटर सरफेस एरिया होता है, यानी स्ट्रक्चर थिन होना चाहिए और लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग और थिन स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल में लंदन फोर्स ज़्यादा वर्क करता है। तो क्या लिखेंगे, लंदन फोर्स इज़ हाई बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर सरफेस एरिया। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सरफेस एरिया ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच लंदन फोर्स ज़्यादा लगता है। एग्जाम्पल वाइज अगर देखा जाए तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होगा,
इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एन पेंटेन इसका नाम है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम नियोपेंटेन है। ये क्या है, नियोपेंटेन। तो जो एन पेंटेन है इसके पास क्या, थिन और लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, जिगजैग टाइप का है। तो इनमें एक्टिव साइड ज़्यादा होते हैं जहाँ पर इंटरेक्शन वर्क करता है। तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसमें जो लंदन फोर्स होगा वो ज़्यादा वर्क करेगा। इसी वजह से देखा जाता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह नियोपेंटेन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 36 डिग्री सेल्सियस है और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, 9.5 के आसपास होता है, जिसको हम 10 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 36 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, लंदन फोर्स के मैग्नीट्यूड की वजह से। इसमें लंदन फोर्स ज़्यादा है नियोपेंटेन में, एन पेंटेन में। क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री जिगजैग टाइप की है और थिन है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जिससे सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर लंदन फोर्स ज़्यादा वर्क करता है और नियोपेंटेन में लंदन फोर्स कम हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्डर ऑफ वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस के आर्डर क्या होंगे, हमने 3 टाइप का इंटरेक्शन देखा, 3 टाइप के वांडर वाल फोर्सेस प्रोड्यूस हुए, जनरेट हुए। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो होगा डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा होता है डीवाई फोर्स और तीसरा होता है लंदन फोर्स। मतलब इन तीनों में 3 टाइप के जो इंटरेक्शन है, इसमें सबसे वीक लंदन फोर्स है और सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये 3 के तीनों अगर देखे जाएँ तो हाइड्रोजन बांड और कोवैलेंट बांड से वीक हैं, ये पहले ही बता दिया था। पूरे वांडर वाल फोर्स तीनों में से कोई भी हो, ये तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन बांड से भी वीक हैं, कोवैलेंट बांड से तो वीक रहेंगे जब हाइड्रोजन बांड से ही वीक हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो वांडर वाल फोर्स को अफेक्ट डालते हैं। तो वही फैक्टर्स हैं जो लंदन फोर्स पे इफेक्ट डालते हैं, वो वांडर वाल फोर्स पे भी इफेक्ट डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला देखिए हम क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जब टेम्परेचर क्या होगा, हम ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मालिक्यूल्स होंगे वे क्या होंगे, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वे फिर दूर दूर भागेंगे। और जब दूर दूर भागेंगे तो जो हमने वांडर वाल फोर्स पढ़ा कि ये बहुत शॉर्ट रेंज होते हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर आर्डर के ही होते हैं। तो जब टेम्परेचर हाई कर देंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये फोर्सेस अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये फोर्सेस तभी हाई होंगी जब टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर क्या हो, लो हो, और प्रेशर हाई हो, क्योंकि जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाएंगे, तब ये फोर्स वर्क करने लगेगा। तो क्या बोल सकते हैं, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वांडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करेंगे, प्रेशर को हाई करेंगे, वांडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है मॉलिक्यूलर शेप। अभी बताया गया था कि मॉलिक्यूलर शेप कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का जो शेप होगा वो लॉन्ग थिन होना चाहिए, लॉन्ग थिन शेप होना चाहिए, पतला होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, जिससे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन वाला इंटरेक्शन है वो ज़्यादा लगेगा, यानी वांडर वाल फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, वांडर वाल फोर्सेस आर हाई बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच हाई होता है जो क्या रखते हैं, हैविंग लॉन्ग थिन शेप, जो क्या करते हैं, लॉन्ग थिन शेप रखते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में वांडर वाल फोर्स हाई होता है, बिकॉज दे हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, बड़ा सरफेस एरिया होता है, और वो क्या कर सकते हैं, और वे बिगर डाइपोल भी डेवलप कर सकते हैं, बड़े डाइपोल भी बना सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ क्या है, बड़ा है, इसलिए वो क्या करेंगे, बिगर डाइपोल फॉर्म कर सकते हैं, बड़ा डाइपोल भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे हम आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर थर्ड नंबर है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर साइज, यानी जो मॉलिक्यूल का साइज हो वो बड़ा हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे, तब भी हमारा वांडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा। क्योंकि देखें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और जितना मॉलिक्यूलर साइज होगा, वांडर वाल फोर्स उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे यानी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बड़ा होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो ईजिली पोलराइज हो जाएगा। अभी पीछे बताया गया था लंदन फोर्स में भी। तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिकुलर साइज इंक्रीजेज, वांडर वाल फोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज, जैसे बढ़ेंगे वांडर वाल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। एक एग्जांपल लिया गया है
ये नोबल गैसेस की जो ग्रुप है इसमें हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर हम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन से नीचे जा रहे हैं अगर, तो देख रहे हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं और साइज भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर हमारा चौथा है मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट देखिए, जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा वान डेर वाल्स फोर्सेस उतने ही स्ट्रॉन्गर होंगे। तो हायर द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर विल बी द वान डेर वाल्स फोर्सेस। जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट उतना ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। वान डेर वाल्स फोर्सेस के कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। पहला देखें कि आइडियल गैस बिहेवियर क्या होता है। आइडियल गैस बिहेवियर में हम आइडियल गैस में ये मानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और जब हम गैसों का नेचर स्टडी करते हैं तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये डेविएशन दिखाती हैं। किससे? आइडियल बिहेवियर से। आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती हैं। किस पर? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर को हम लो करते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं, उनके बीच वान डेर वाल्स फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। और हम आइडियल बिहेवियर में हम क्या मान के चलते हैं कि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो वान डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग और स्ट्रांगर होते जाएंगे, तो अट्रैक्शन तो हो गया ना। और जब अट्रैक्शन आ गया तो डेविएशन दिखाएगा ही। ठीक है, तो वान डेर वाल्स फोर्सेस एक्सप्लेन द डिविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, चलिए सेकंड, जो सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड में मॉलिकुलर सॉलिड की हम बात करेंगे। जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं जिनको हम मॉलिकुलर क्रिस्टल बोल सकते हैं, वे सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब मॉलिकुलर क्रिस्टल होगा तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मॉलिकुलर सॉलिड बना है, मॉलिकुलर क्रिस्टल बना है, उनके बीच वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। और वान डेर वाल्स फोर्सेस थोड़े वीक हैं, तो वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा? ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा, सॉफ्ट नेचर का रहेगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो जो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं यानी मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वे वान डेर वाल्स फोर्स से उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें वान डेर वाल्स फोर्स ही होता है। और वान डेर वाल्स फोर्सेस वीक होने की वजह से जो ये सॉलिड होंगे वो क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे और लो मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? कंडेंस्ड गैस कैन ईजिली बी वेपराइज्ड। जो कंडेंस्ड गैस हैं, जैसे जिन गैस को ठंडा करके द्रव में कन्वर्ट किया गया है, लिक्विड में बदला गया है, उनके बीच भी कौन सा फोर्स है? यही वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो चूंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस वीक हैं तो ईजिली ये गैसेस क्या होंगी? वेपराइज हो जाएंगी। इनको ओवरकम करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा भी हीट पाएंगे, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो तुरंत क्या होंगी? ईजिली वेपराइज हो जाएंगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स। Thanks for watching.